आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। जो जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए दो मॉक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक एक प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा ही यहाँ से ज़रूर प्रश्न। तो आप इसे अच्छे से पूरे सभी प्रश्नों को याद कर लें और इनको नोट भी कर लें जो यहाँ से आपका गलत हो रहा हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ इसका दे दूँगी। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फल में विटामिन ए और सी के साथ विटामिन ई भी मिलता है। देखिए, ए और सी मिलता है और उसके साथ विटामिन ई भी मिलता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है वो बताना है आपको, कौन सा फल है। तो पपीता में विटामिन ए मिलता है, गाजर में भी विटामिन ए मिलता है, केला में और पोटेशियम और फास्फोरस वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं। जो आम है इसमें ए और सी तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ विटामिन ई भी मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन सी राइजोबियम फेजियो, ऑप्शन डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो जो ऑप्शन बी है राइजोबियम जेपोनिकम, यह सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। देखिए अलग अलग पौधों में अलग अलग बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो सोयाबीन में है जो राइजोबियम जेपोनिकम है, तो आप इसको एकदम से रट लें। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो मनुष्य के शरीर में जो हड्डी हो, मनुष्य के शरीर में पैर में जो हड्डी होती है वो किस टाइप की होती है वो बताना है। तो खोखली होती है, ठोस होती है या कीलक होती है। तो या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मनुष्य के पैर की हड्डी है वो ठोस होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस हड्डी होती है, पैर की हड्डी है वो ठोस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। यानी जो निम्नलिखित जो सामान दिए हैं, जो न्यूट्रिशन पदार्थ हैं, उनमें से कौन से हैं जो सहायक आहार कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोटीन, सॉरी विटामिन्स। जो विटामिन है ये सहायक आहार कारक के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। देखिए साइंस से आपको बिल्कुल साइंस में एकदम मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो अप्लाइड साइंस है सवाल वहीं से आते हैं। तो आपको अप्लाइड साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है और ख़ास करके जो लाइफ साइंस वाला पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर करना है, वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को विकास के लिए आवश्यक नहीं है पर मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। देखिए चार पदार्थ दिए, इनमें से आपको एक ऐसा पदार्थ बताना है जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी नहीं है पर मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है, यानी मनुष्य के शरीर में उस पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ऐसा पदार्थ है आपका सोडियम। सोडियम की जो ज़रूरत है वो पौधों के लिए नहीं होती है पर मनुष्य के लिए होती है। बाकी जो ये तीन है कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनकी आवश्यकता है मनुष्य और पौधे दोनों के लिए होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कभी समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर है इसका पश्चिमी घाट के संरक्षण से। ये गॉडगिल कमेटी है, इसने कहा था कि पूरे पश्चिमी घाट को ही जो जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और कस्तूरी रंगन समिति है ये भी इसी से संबंधित है। तो ये दोनों ही समितियां हैं ये पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है। देखिए वही एक दो प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है जो बहुत ज़्यादा पता नहीं होता हर किसी को, बहुत साइड से उठाते हैं उस सवाल को, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं सूचकांक। तो एबीसी सूचकांक का जो संबंध है वो किससे संबंधित है। तो ये एबीसी सूचकांक है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। तो गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है वो है उपभोग के आंकड़े, यानी उपभोग के आंकड़ों पे हम गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। तो जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए अलग अलग कमेटियां बनी हैं उनको आप ज़रूर गूगल पे सर्च करना, उनका डेट याद कर लेना कौन सी समिति कब बनी थी।
अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1952 में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1952 में। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से सवाल ज़रूर आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। और नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है ये आपका हैदराबाद में है, एकदम रट लेना है। अगला प्रश्न है, डिजिटल बेटी अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। डिजिटल बेटी अभियान है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है फेसबुक के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई। और दूसरा कथन है, 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ये डेट आपको यहाँ याद करनी है, कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई ये भी करनी है, और कितनी उम्र के बाद दिए जाएंगे वो भी याद रखना है, और कितने रुपए दिए जाएंगे ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ इसमें छूटी है कि कितना जो हर महीने है एक थोड़ी सी मात्रा पैसे की जमा करनी होती है 60 वर्ष तक, उसके बाद आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। तो वो कितने रुपए हैं तो वो आपको जाके देखना है, वो मासिक जमा करनी है वर्ष में जमा करनी है, वो एक बार आपको जाके देखना है, ये आपका काम है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग है किस देश की सेनाओं द्वारा शुरू किया गया? ये अभी फिलहाल 1-2 महीने पहले बहुत चर्चा में रहा था। तो पीस स्प्रिंग ऑपरेशन है ये तुर्की की सेनाओं के द्वारा शुरू किया गया था। ये राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की की सेनाओं के द्वारा। आपको राजधानी देखनी है तुर्की की, और उसकी कितने देशों से सीमाएं लगती हैं वो देखना है, और उसके आसपास जो भी सी हो, ओशियन हो, वो भी आपको देखना है। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो बिजली के उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, अमेरिका और चाइना के बाद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये पूछ लिया जाता है, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किससे था, किस वंश से था? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपको बताना है इनमें से कौन से राजा का जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, बुद्ध के लिए शाक्य मुनि शब्द का भी यूज़ होता है, तो कहाँ शाक्य मुनि लिखा मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब है कि यहाँ भगवान बुद्ध की बात की जा रही है। तो ये जो शाक्य मुनि है बुद्ध के लिए भी यूज़ होता है, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसकी सूचनाएं हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अशोक मौर्यवंशी महत्वपूर्ण राजा थे, तो इनके बहुत सारे अभिलेख हैं, तो इनके एक अभिलेख से शाक्य मुनि के जन्म स्थान के बारे में सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? देखिए, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राजवंशों की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में जो 6 वंश हैं उनके बारे में, उनमें से सबसे ज़्यादा जो शासन है वो किस वंश ने किया है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक जो दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो ये किसके बारे में बात हो रही है वो आपको बताना है। तो ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ सुल्तान बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ सुल्तान इसको बोला जाता है। एक सवाल और है, वो आपको ध्यान में रखना है कि अनपढ़ विद्वान शासक किसको बोला जाता है? तो वो अकबर है। अकबर, इसकी औपचारिक कोई शिक्षा नहीं हुई, पर वो बहुत विद्वान था, लेकिन इसकी औपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके फैसले वो बहुत सारे गलत फैसले थे, या बहुत समय से फैसले नहीं लिए गए, और अगर फैसले सही थे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हुआ।
अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो जो रेल यात्रा है सबसे पहले ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने शुरू की थी भारत में, तो ये आपको भूलना नहीं है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था? तो जो जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम बताना है आपको, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जतिन दास, जिनको बाघा भी कहते हैं। बाघा, बाघा, बाघा मतलब बाघ से संबंधित है। बाघ बहुत ही जो हिम्मतदार होता है, तो इसीलिए बंगाल के थे ये। बंगाल में बाघ भी मिलते हैं सुंदरबन में, तो उस हिसाब से इनको जतिन दास बाघा भी कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री के विषय में ये कथन दिए हैं, तो इनमें से जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये कथन सही है। तो थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, ये गलत है। नाम मात्र का नेता है वो राष्ट्रपति होता है। और ये दूसरा कथन है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये भी गलत है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और दूसरा है, वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी गलत है। उसको ही अधिकार है, वो किसी भी समय किसी भी मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त कर सकता है, तो ये भी कथन गलत है। तो ये तीनों ही कथन गलत हैं। जो डी है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो ये एकदम सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अष्टमुदी झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अष्टमुदी झील के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम है कोल्लम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कोल्लम है वो अष्टमुदी झील के किनारे स्थित है। केरल में एक महत्वपूर्ण झील और है, उसको आपको जाके देखना है, और उसके किनारे 4 प्रमुख जिले स्थित हैं केरल के, जो 4 शहर हैं मुख्य, जहाँ पे केरल में कृषि होती है सबसे ज़्यादा। तो अल्पुझा है उनमें से एक कोट्टायम है और एक एर्नाकुलम है, एक और है वो आपको देखना है, और वो झील का नाम भी देखना है, क्योंकि ये और कभी कभी जो 4 दूसरी झील के किनारे जो 4 शहर स्थित हैं उनका क्रम पूछता है उत्तर से दक्षिण ऐसे करके, तो वो आपको देखना है जाके। अगला प्रश्न है, मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व किस प्रांत में स्थित है? तो जो मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो ये लेखपाल के लिए आज का मॉक टेस्ट था। अगले टेस्ट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।